नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि टॉपिक का नाम है कथन एवं तर्क, अर्थात स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। जब भी कोई भी विवाद होता है, कोई भी बात है, तो एक कथन होता है। दो पक्ष होते हैं, दोनों ही पक्षों के अपने अपने अलग तर्क वितर्क होते हैं। तो जब भी कोई सवाल होता है, सवाल यानी कथन, उसका जब जवाब होता है तो जवाब दो प्रकार से होते हैं। एक पक्ष या तो प्रबल होगा या तो दुर्बल होगा, दूसरा या तो प्रबल होते या तो दुर्बल होगा। तो उन्हीं सब चीज़ों की जानकारी को रखते हुए एग्जामिनर इस टॉपिक को इसलिए जो ऐड करता है रीजनिंग में, ताकि कि जो कैंडिडेट्स हैं उनमें समझ कितनी है, किसी भी समस्या सॉल्व करने के या उनके पक्ष उनके सामने दोनों ही प्रकार के पक्ष आ जाएं, तो उनमें कौन सा पक्ष उसको दुर्बल कौन सा प्रबल लगेगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर ने इन सब चीज़ों को जोड़ा है। तो रीजनिंग का ये जो टॉपिक है बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएटिंग टॉपिक है। रीजन है क्योंकि कोई भी सही आपको मार्गदर्शक मिलता नहीं है, सही चीज़ें आपको मिलती नहीं है, सही कंटेंट मिलता नहीं है। इन सब चीज़ों को जब तक सही चीज़ों के साथ आपको बताया नहीं जाएगा, सही तरीके से समझाया नहीं जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से गाइड नहीं किया जाए, तब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, बहुत ही इजी कुछ 5 से 6 रूल्स हैं। उन पूरे रूल्स पे ये पूरा चैप्टर आपका, ये पूरा टॉपिक डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि तर्क, कथन, कोई भी आर्गुमेंट है, उसके दो पहलू होते हैं। एक तो कथन होता है और जो तर्क होता है अर्थात आर्गुमेंट जो होता है उसके दो पहलू होते हैं। एक दुर्बल होता है यानी स्ट्रांग, दूसरा प्रबल होता है, दुर्बल यानी वीक, प्रबल यानी स्ट्रांग होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यही चीज़ें वहाँ पूछी जाती हैं, कौन सा दुर्बल कौन सा प्रबल है। तो चलिए समझते हैं। जैसे पहला रूल है हमारा, पहला नियम है कथन पुनरावृत्ति। कथन पुनरावृत्ति, कथन पुनरावृत्ति। जैसे कोई भी कथन दिया गया है, तर्क में उसकी दोबारा वही चीज़ें ना दोहराई जाएं। अगर वही कथन सेम टू सेम वही है तो वो क्या है, वो जो तर्क होगा तुरंत प्रबल हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, तुरंत आपको प्रबल में टिक कर देना है, दुर्बल हो जाएगा, माफ करना, दुर्बल हो जाएगा। ठीक, तो चलिए जैसे कथन है कि आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं रख रहा हूँ। कथन है कि x, ठीक, तर्क, हाँ x होना चाहिए, नहीं x नहीं होना चाहिए। तो कथन पुनरावृत्ति क्या है, कथन था आपका x, आप तर्क में देख रहे हैं हाँ के साथ भी उस कथन की पुनरावृत्ति हो गई, नहीं के साथ भी, अर्थात सेम टू सेम कथन की पुनरावृत्ति कहाँ पर, तर्क में दिख रही है। तो ऐसे क्या होंगे, दुर्बल होंगे। क्या होंगे, दुर्बल अर्थात वीक होंगे। जैसे अब एग्जाम्पल के तहत आप देखिए, जैसे मैं ले रहा हूँ कथन है आपका, जैसे क्या पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्या पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्लियर। तो इसके नीचे दो तर्क हैं। पहला, हाँ, हमारा पहला तर्क है हाँ, पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरा है नहीं, पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो आप देखिए, तर्क कथन है क्या पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर आप कथन के बेस पे जाएंगे तो बिल्कुल मुझे पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो दिन ब दिन धड़ाधड़ पेड़ कटते जाएंगे, और पेड़ कटते जाएंगे तो हमारा पर्यावरण क्या है, हमारे पर्यावरण क्या हो जाएगा,
यहाँ प्रदूषण मुक्त युक्त हो जाएगा। प्रदूषण मुक्त हम बनाने की बात करते हैं, प्रदूषण युक्त हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे आने वाले जनरेशन्स क्या हैं, या हम ही लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होगी। यहाँ पर जीवन जीने के बहुत सारे समस्या हो जाएंगी। तो हर कैंडिडेट ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर पीठ में घूमेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है, कथन तो सही मेरा, लेकिन अगर आप तर्क पे जाएंगे तो कथन, हमारा नियम पहला क्या, कथन पुनरावृत्ति अगर हो रही है तो क्या हो जाएंगे, ऐसे दुर्बल। क्लियर। तो यहाँ पर ठीक, हाँ पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, पूरा का पूरा कथन पुनरावृत्ति हो रही, इसलिए क्या हो गया आपका, दुर्बल हो गया। दूसरे में नहीं, पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल सही, लेकिन क्या है, बात तो सही है, लेकिन उसके बावजूद कथन पुनरावृत्ति पूरी है, इसलिए ये क्या है, ये दो के दोनों ही तर्क क्या है, हमारे दुर्बल हैं। आया समझ में। चलिए अगला देखते हैं। अगला नियम है हमारा, पहला तो है कथन पुनरावृत्ति, दूसरा है व्यक्ति विशेष या वस्तुनिष्ठा। जब किसी भी कथन में कुछ भी बात कही हो और तर्क में आपके तर्क में जो है उस बात को किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तुनिष्ठा से बात कह दी जाए लाकर, तो वो ऐसे जो तर्क होते हैं वो सदैव दुर्बल होते हैं। नियम नंबर 2 है हमारा व्यक्ति विशेष या वस्तुनिष्ठा। क्लियर। ऐसे क्या होते हैं, सदैव दुर्बल होते हैं। पिछले वाले भी सदैव दुर्बल होते हैं और ये भी सदैव दुर्बल ही होते हैं। तो दूसरा नियम हमारा है व्यक्ति विशेष वस्तुनिष्ठा। एग्जाम्पल की तरह आप समझिए, जैसे कथन है, हमारा कथन है हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, सही है। इसके नीचे 2 तर्क दिए गए हैं। पहला है हाँ हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, हाँ हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरा तर्क है हमारा, दूसरा आर्गुमेंट्स है हाँ क्योंकि गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, हाँ गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। क्लियर। अब देखिए पहला क्या है, कथन है हमें अहिंसा के मार्ग पर चल जाए, बात बिल्कुल सही है भाई। हिंसा रूपी आप जीवन जियोगे कभी सुकून नहीं पाओगे, इसलिए अगर आपको जिंदगी में सुकून चाहिए ना तो आपको अहिंसा रूपी जीवन जीना पड़ेगा। तो कथन तो सही है हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, इस कथन हमारे जीवन को देखकर एक सकारात्मक कथन है, लेकिन आप तर्क पे जाएंगे, लेकिन व्यक्ति विशेष वस्तुनिष्ठा सदैव ऐसे क्या होते हैं, कथन ऐसे तर्क क्या होते हैं, सदैव दुर्बल होते हैं। तो तर्क है पहला हाँ हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, भैया इसमें बस क्या है, सीधा सीधा कथन पुनरावृत्ति है, कथन पुनरावृत्ति सीधी सीधी। दूसरे में आइए, हाँ गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, हमने क्या किया, व्यक्ति विशेष वस्तुनिष्ठा ऐसे चीज़ें जब भी किसी भी तर्क में आ जाएंगे किसी कथन को लेकर, तो वो तर्क सदैव ही आपके कमज़ोर हो जाएंगे, अर्थात दुर्बल होंगे। कहीं पर कंपैरिजन किसी से कर दिया जाए, किसी देश की किसी दूसरे देश से, या किसी देश की नीतियों की अनीतियों की, ऐसे सब चीज़ें जब भी तुलना कहीं से कर दी जाए वो चीज़ें सदैव दुर्बल होंगी। तो यहाँ देखिए व्यक्ति विशेष क्या है, गांधी जी व्यक्ति विशेष है कि नहीं है, हाँ चलिए तो क्या है व्यक्ति विशेष, तो ये सदैव क्या होंगे, दुर्बल होंगे। क्लियर। आया समझ में। अगला, जैसे किसी व्यक्ति विशेष की शिक्षा या नाम पर आधारित हो, ठीक है, जैसे कोई भी शिक्षा है उसके नाम को आधारित हो, वही व्यक्ति विशेष या वस्तुनिष्ठा, तो ऐसी चीज़ें सदैव दुर्बल होती हैं। तीसरा नंबर है हमारा तुलना, रूल नंबर 3 हमारा क्या है, तुलना जहाँ पर हो जाएगी वो सदैव दुर्बल हो जाएगा। जहाँ पर कंपैरिजन किसी भी चीज़ का, यदि आप किसी चीज़ से कंपैरिजन कर दें, चलिए एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए, कथन है हमें
कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं, करते हैं तर्क। अगर आप कह रहे हैं तो करेंगे क्यों, चलिए देखते हैं। हाँ, तर्क है हाँ, क्योंकि अमेरिका कंप्यूटर का प्रयोग करता है। अमेरिका कंप्यूटर का प्रयोग करता है। क्लियर। दूसरा तर्क है हमारा, हाँ हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर। तीसरा तर्क है हमारा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करते थे। कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करते थे, नहीं करते थे। आया समझ में। पहला कथन है हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। भाई मॉडर्न ज़माना है, कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं कथन जो नियम है। हाँ, क्योंकि अमेरिका कंप्यूटर का प्रयोग करता है, इसलिए मुझे कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। भाई किसी को देखकर कोई ज़िंदगी जी पाया तक नहीं जी पाया है, इसलिए सदैव जो लोग एक दूसरे की तुलना करके जी रहे हैं सदैव जी पीछे रहें, दुर्बल रहें, कमज़ोर रहें। इसलिए क्या है, तुलना। जहाँ पर किसी भी चीज़ की तुलना कर दी जाए, किसी भी देश की तुलना मेरे देश से कर दी जाए, या किसी देश की नीतियों का मेरे देश की नीतियों के साथ तुलना कर दी जाए, ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको मिलें वो सदैव ही क्या होंगी, दुर्बल होंगी। दुर्बल। तो यहाँ अमेरिका आ गया, इसलिए क्या है, दुर्बल हो गया। ठीक। अगला, हाँ हमें कंप्यूटर प्रयोग करना चाहिए। हमें कंप्यूटर प्रयोग करना चाहिए, कुछ दिमाग में आया। कथन पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए भी क्या है, दुर्बल है। नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करते थे श्री कृष्ण कंप्यूटर का प्रयोग करते थे, नहीं करते थे, क्या बात कहती है। क्यों, क्योंकि तुलना हो गई, वस्तु व्यक्ति विशेष की बात आ गई। हमने बताया व्यक्ति विशेष, वस्तुनिष्ठा जैसी चीज़ें जहाँ पर आ जाएंगी वो तर्क तुरंत ही क्या हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। इसलिए ये क्या है, दुर्बल है। क्लियर। अगला चौथा नंबर हमारा है आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान, पर्यावरण और स्वास्थ्य से संबंधित। ये क्या है, वास्तविक निर्णय होते हैं, ये सदैव प्रबल होते हैं। अगर तर्क इनके विरोध में है, इनके अपोज में जा रहा है, ठीक, तो वो तर्क क्या होगा, दुर्बल होगा। कब, जब इनके अगेंस्ट, इनके अपोज होगा, इनके विपरीत होगा, इनसे सहमत नहीं होगा हमारा तर्क, तब हमारा क्या हो जाएगा, जब कथन से सहमत नहीं होगा। तो चौथा नंबर रूल है हमारा आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान, पर्यावरण, स्वास्थ्य। अगर आप ऐसी चीज़ें जब भी आ जाएंगी तो क्या होगा, तर्क सदैव क्या होगा, प्रबल होगा। प्रबल अर्थात स्ट्रांग रहेगा। ठीक, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। कथन है, क्या हमें लॉटरी चलाना चाहिए? क्या हमें लॉटरी चलाना चाहिए? क्या हमें लॉटरी चलाना चाहिए? पहली चीज़ तो हमारा कथन ही क्या है, कथन ही हमारा नकारात्मक है, क्योंकि लॉटरी हमारे देश में वैध है, ठीक है, प्रतिबंधित है, सॉरी अवैध है, प्रतिबंधित है, इलीगल चीज़ें हैं। इसलिए क्या है, ये कथन ही हमारा नकारात्मक है। जब कोई भी तर्क, अगर यदि कथन नकारात्मक है और तर्क उसका सपोर्ट कर रहा तो तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं तर्क हमारा क्या है। हाँ, इससे लोगों की रोजी रोटी चलती है। इससे लोगों की रोजी रोटी चलती है।
या रोजी रोटी मिलती है। दूसरा कथन है, तर्क है नहीं, क्योंकि हमारे देश में कानूनन अपराध है। देखिए, कथन है क्या हमें लॉटरी चलाना चाहिए। पहली चीज़ तो लॉटरी हमारे देश में क्या है, प्रतिबंधित है, इलीगल है, अवैध है, इसलिए हमारा कथन ही नकारात्मक वे पर है। जो भी अब तर्क जो कथन का सपोर्ट करेगा वो कथन तुरंत ही क्या हो जाएगा, वो तर्क तुरंत ही क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे हाँ इससे लोगों की रोजी रोटी चलती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि क्या है, दुर्बल है। रीजन, क्योंकि हमारा कथन ही क्या पहली चीज़ तो दुर्बल था, नकारात्मक वे पर था, हमारे आईपीसी सीआरपीसी संविधान के अगेंस्ट था। हमारे यहाँ के संविधान में सीधा सीधा ऐसी चीज़ों का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि प्रतिबंधित है। क्लियर। दूसरा नहीं, क्योंकि हमारे देश में कानूनन अपराध है, बिल्कुल सही। ये क्या है, ये प्रबल है। रीजन ये है क्योंकि ये हमारे संविधान में निहित है, हमारे संविधान में लिखित है, या हमारे सीआरपीसी आईपीसी के धाराओं के पे ये क्लियर किया गया है कि भैया जो लॉटरी है वो हमारे समाज को गंदा कर रहा है, हमारा समाज गलत वे पर जा रहा है, गलत मार्ग पर जा रहा है, इसलिए लॉटरी प्रतिबंधित कर दी गई। लॉटरी अवैध है हमारे यहाँ, इसलिए ये जो तर्क है आपका, ये इस कथन के विरोध में है, इसलिए क्या है, ये प्रबल है। आगे समझ में। अगला एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में लिखना अगर समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तब भी लिखना। क्या भारत को अपना प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए, ये हमारा कथन है। ये कथन जो है ना, एक विचार है, एक व्यक्ति का विचार है। कथन दो प्रकार के मिलेंगे, एक सरकारी चीज़ों से रिलेटेड कथन होंगे और दूसरे जो होंगे वो किसी व्यक्ति विशेष के या किसी भी व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति के विचारों से संबंधित होंगे। तो ये किसी व्यक्ति का विचार है, वो अपना विचार मतलब लोगों के बीच साझा कर रहा है कि क्या भारत को अपना प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। तो उस पर कुछ तर्क हैं, उससे रिलेटेड, कथन से रिलेटेड फिर तर्क दिए गए। तर्क है हाँ पश्चिमी देश यही चाहते हैं, हाँ पश्चिमी देश यही चाहते हैं। दूसरा नहीं, देश की सुरक्षा समयानुकूल होनी चाहिए। क्लियर। चलिए देखते हैं, जैसे है क्या भारत को अपना प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। भैया अगर आप अपने देश के सैनिकों को प्रक्षेपास्त्र चीज़ों से या किसी अपने देश की रक्षा के लिए प्रक्षेपास्त्र चीज़ों से लैस नहीं रखोगे तो क्या किसी वक्त कोई भी आक्रमण कर सकता है। आपको क्या चाहिए, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने यहाँ की तकनीकी व्यवस्था को और भी मजबूत रखना चाहिए, दृढ़ रखना चाहिए, जिससे हम क्या किसी भी देश की आँखें कोई भी देश मुझे आँखें न दिखा सके, हम किसी के नीचे न रह सकें, अपने आप में ही खड़े रहें, खुद अपने आप में स्टैंड रहें। इन सब चीज़ों के लिए क्या है, तो क्या है, क्या भारत को अपना प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम बंद कर देने का कथन है। तो तर्क है हाँ पश्चिमी देश यही चाहते हैं। देखिए क्या हुआ, तुरंत गलत हो गया। गलत क्यों? क्योंकि तुलना हो गई, पश्चिमी देशों से हमारे देश की तुलना हो गई, और तुलना जहाँ होगी वो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। क्लियर। अगला नहीं, देश की सुरक्षा तैयारियां समयानुकूल होनी चाहिए। बिल्कुल सही। क्या है, ये प्रबल है। प्रबल क्यों है? क्योंकि यदि आप अपने देश वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपने देश की तकनीकी व्यवस्था और क्या बोलते हैं इसको, सैन्य व्यवस्था, जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, सबसे चीज़ों से अगर लैस नहीं होंगे, सुसज्जित नहीं करेंगे अपने सैनिकों को, अपने देश को, तो क्या है, आप कमज़ोर रहेंगे। इसलिए बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि समयानुकूल
उन चीज़ों पे और भी मजबूती और भी काम करने चाहिए। क्लियर? आ गया? अगला एक एग्जाम्पल और देखो इससे, सॉरी अगला हमारा रूल है, नियम है, 4 हो गए, 5वां है गलत सरकारी आंकड़े। जैसे कि गलत सरकारी आंकड़े बहुत आ जाते हैं। गलत सरकारी आंकड़े। कथन, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा कथन है भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो हमारा तर्क है क्योंकि 80% जनसंख्या, क्योंकि 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वासित है। क्लियर? देखिए, पहली चीज तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सकारात्मक कथन है, कथन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बताया कि कथन 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक सरकारी कथन, सरकारी लिहाजों से रिलेटेड एक कथन होता है। दूसरा क्या होता है, हमारा कथन किसी भी व्यक्ति के विचार होते हैं। तो विचार, जब ये कथन जो भी होते हैं उनके जो तर्क आते हैं, तर्क में देखना है कि सरकारी आंकड़े क्या वो सही हैं। इसके लिए आपको कुछ सरकारी आंकड़े दिमाग में रखने पड़ते हैं। तो क्योंकि 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवासित करती है, ये गलत आंकड़ा है। क्यों? क्योंकि आंकड़ा जो है गलत इसलिए है क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या निर्वासित करती है, वो जो प्रेजेंट टाइम का आंकड़ा 62% एक सही आंकड़ा है, क्योंकि 62% लोग जो हैं वो गाँवों में रहते हैं। बाकी जितने परसेंटेज बचा है 100 में से, वो सभी के सभी लोग क्या है, शहरों में रहते हैं। ठीक, अगला है हमारा नियम, चमत्कार, जादू, रहस्य, इन सब चीज़ों की भावनात्मक चीज़ें, भावनाओं से रिलेटेड जब भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से बच के रहें आज सभी। छठा है जादू, रहस्य, चमत्कार। ठीक, और कुछ शब्द हैं जैसे केवल, बस यही एक, मात्र, केवल, बस यही एक मात्र, ऐसे शब्द और भावनाएं जहाँ पर जुड़ी हों, ऐसी चीज़ों से बचकर रहें। ये क्या है? भावनाएं तो हैं, जादू टोना, उसने जादू कर दिया था, कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। ठीक, इन सब चीज़ों से बच के रहें। जैसे कुछ कथन है, अगर वो तर्क में आ जाए, लेकिन कथन सकारात्मक वे में हो, तर्क भी सकारात्मक वे में, लेकिन हूबहू उनकी पुनरावृत्ति ना हो। जैसे कथन है आपका, जैसे कथन जो हो आपका और तर्क, वो आपस में एक दूसरे से मिलते हो, लेकिन कि उनके बीच में जो संबंध हो ना, सीधा संबंध हो। जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा, संबंध का अर्थ सकारात्मक होना चाहिए उनको, यानी जो संबंध हो सीधा हो लेकिन सकारात्मक हो, और साथ ही उन किनसे जुड़े हो, समाज और देश से उनका सीधा लाभ हो। अर्थात जो कथन है, जो तर्क है, आपस में उनका जो संबंध हो, सीधा संबंध हो, सकारात्मक हो, और साथ ही देश और समाज के प्रति वे लाभप्रद साबित होते हों। ऐसे कथन तर्क सदैव प्रबल माने जाते हैं। क्लियर? लेकिन जादू टोना ये सब क्या है, ये दुर्बल होते हैं। केवल, बस यही एक मात्र, जादू, रहस्य, चमत्कार, भावनाएं, गलत सरकारी आंकड़े, आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान, पर्यावरण, स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी चीज़ें होंगी कि प्रबल होंगी। तुलना जब भी किसी भी देश की दूसरे देश से कर जाएंगे, क्या हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी। व्यक्ति विशेष वस्तुनिष्ठता सदैव क्या हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर मैं 1 नंबर यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, कथन पुनरावृत्ति, जहाँ पर हो जाएगी वो क्या हो जाएंगे, सदैव दुर्बल होंगे। क्लियर?
हाँ, ये तब दुर्बल होंगे इनके जब ये इनके जो तर्क हैं, कथन इनके पक्ष में हो और तर्क उनके अगेंस्ट हो, या कथन इनके अपोज हो, इनके अपोजिट हो, ठीक, तब ये क्या हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल से, कुछ एग्जाम्पल्स थ्रू आपको समझा दूं, क्योंकि टॉपिक समाप्त हो चुका है। इतने पॉइंट्स हैं, इनमें से कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको करा दूं, फिर आपके पास यदि कोई एग्जाम्पल्स हैं, कोई प्रैक्टिस सेट है, उनसे आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बहुत ईजी चीज़ें हैं, ठीक है। रीजनिंग को बहुत ही सीरियस नहीं लेना यार, ठीक है, बहुत ही माइंड फ्री होकर पढ़ना है। जब सारी चीज़ें पढ़ते दिमाग भर जाना तब रीजनिंग पढ़ी जाती है, और रीजनिंग तो यूँ चुटकियों में सॉल्व करने वाली चीज़, चुटकियों में। और मेरे साथ आप लगे रहिए, आप देखिए कि रीजनिंग कितनी हलवा चीज़ है और कितनी अच्छी रैंक मेंटेन करती है आपकी, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ अब हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, कथन, क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान वर्जित कर दिया जाना चाहिए। आप सोचिए कि जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उन सभी पर ऑलरेडी वर्जित कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया धूम्रपान। यहाँ पर थूकना बना है, धूम्रपान यहाँ करना प्रतिबंधित है, ऐसा हर जगह लाल पीले हरे नीले रंग से लिखा होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये हमारे नियम के विरोध में है, नियम के विरुद्ध है, ठीक है, हमारे आईपीसी सीआरपीसी के अगेंस्ट। तो इसलिए कथन तो हमारा क्या है, सकारात्मक है। और आपको बताया गया है जब भी कथन आईपीसी सीआरपीसी संविधान से संबंधित होंगे, पर्यावरण और स्वास्थ्य से, तो वहाँ पर सदैव जो तर्क अगर उनके सपोर्ट में नहीं है तो वो सदैव दुर्बल होंगे। तो चलिए देखिए, नहीं इससे तंबाकू उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा, इससे कोई भी मतलब नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, आपको असर पड़ रहा नहीं, क्योंकि ये हमारे नियम के विरुद्ध है। क्लियर? क्योंकि सार्वजनिक स्थानों की बात की गई, ध्यान पे ये देखना है आपको, बात क्या कर रहा है, सार्वजनिक स्थानों को, ठीक। अगला, ये क्या है, दुर्बल है। दूसरा, नहीं इससे धूम्रपान करने नाराज हो जाएंगे, कोई मायने नहीं, धूम्रपान करने वाले नाराज हो अन्यथा ना हो। जब भी आप टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो उसमें जैसे ही लोग स्मोक करना या ड्रिंक करना स्टार्ट करते, तुरंत नीचे इस समय लिखता है धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, यह धूम्रपान करना हमारे देश के लिए, हमारे देश में प्रतिबंधित है धूम्रपान करना, ठीक। चलिए, तो क्या है, गलत है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों की बात की गई इसलिए। क्लियर? अगला, दोनों ही दुर्बल हैं आपके। क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी धन का खर्च बंद कर देना चाहिए। आप खुद सोचिए, जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या एकेडमी में छोड़ देते हैं खेल खेलने, फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, एनीथिंग, ठीक, किसी भी खेल के लिए etc, तो पहली चीज़ तो जो बात तर्क पढ़ी है, हाँ इस धन का उपयोग गरीबों को उन्नयन में किया जा सकता है, नहीं, गरीबों के किसी, ये कहीं पर नहीं लिखा है हमारे संविधान में, ये हमारे संविधान में जो बजट की बातें की गई हैं कि किसी भी एक पहलू को बंद करके दूसरे पहलू की पूर्ति की जाए, ठीक, किसी एक हिस्से को बंद कर दिया दूसरे हिस्से की पूर्ति के लिए। गरीबों को उन्नयन करना, गरीबों को उत्थान के लिए कुछ भी करना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी एक पहलू को पूर्ण रूप से ठग देना, ये बंद करके दूसरे को पूर्ण रूप से खोल देना सरासर अन्याय होता है, इसलिए ये गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ बजट पेश किए जाते हैं और खेलों के उत्थान के लिए लोग, खिलाड़ियों के हौसले अफजाई के लिए, वो देश के नाम ऊँचे करें, देश के नाम आगे बढ़े, इसलिए उनके उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कृत किया जाता है, कुछ धनराशि दी जाती है ताकि उनका हौसला बना रहे, उनका उत्साहवर्धन बना रहे, देश का नाम आगे ले जाएं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसका कारण है, कुछ भी पूछो लेकिन देश के नाम आगे बढ़े, इसलिए देश की जिम्मेदारी है कि देश उनके लिए कुछ करे, ठीक है। इसलिए क्या है, पहला गलत है, दुर्बल है रीजन। अगला, नहीं खिलाड़ी इससे कुंठित हो जाएंगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोज नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनताना ना मिले तो आप क्या मन से मेहनत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोई भी खिलाड़ी जब भी पूरे मन धन तन से काम करता है तो उसके पीछे ये लगता है कि मुझे लोग पुरस्कृत करेंगे, मेरा देश मुझे पुरस्कृत करेगा, मेरे देश का नाम आगे बढ़ेगा, ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के काम रहता है। इसलिए पहला क्या है, दुर्बल है, दूसरा क्या है, प्रबल है। अगला, क्या डॉक्टरी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्नातकीकरण पूरा करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 2 वर्षों के लिए सरकारी सेवा अनिवार्य कर देनी चाहिए। अब आप सोचेंगे स्वास्थ्य से संबंधित है, बिल्कुल सही, स्वास्थ्य संबंधित है, कथन बिल्कुल सही है। अगर ऐसी चीज़ें कर दी जाएंगी तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ज़्यादातर बीमारियां फैलती हैं
वो नहीं फैलेंगी, क्योंकि ये भी कहा गया अगर गांव का विकास होगा तो शहरों का विकास होगा, शहरों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। रीजन ये भी कहा गया गाँव से मिलकर देश, अगर गांव का विकास नहीं होगा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अगर गांव स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। तो चलिए तर्क क्या कहता है, हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करना और उनके उत्थान के लिए योगदान देना हर किसी का कर्तव्य है। बिल्कुल प्रबल है, बिल्कुल सत्य है। समझ गए क्यों? क्योंकि बात यहाँ सरकारी सेवा की गई है, किसी प्राइवेट सेवा के लिए नहीं कहा गया है। क्योंकि सरकारी सेवा है इसलिए उनका जो मुआवजा होगी गवर्नमेंट देगी। आया समझ में? अगला क्या कह रहा है, नहीं, यह केवल डॉक्टरी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें भी अपनी पढ़ाई के दौरान और विशेषता इंटर्नशिप की अवधि में अपना योगदान देना चाहिए। ये देते हैं, ठीक है, ये सब सही है, लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई नहीं, सरकारी सेवा की अनिवार्य करने की बात कही गई है। और ये जो है ये कोई मायने नहीं रखता है। पढ़ाई के दौरान कुछ भी करना उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आगे समझ में? तो इसलिए दोनों क्या हैं? पहला प्रबल है लेकिन दूसरा दुर्बल है। पहला प्रबल है लेकिन दूसरा दुर्बल है। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कथन पहला है, सभी रेलवे स्टेशनों की आरक्षण व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर देनी चाहिए। जो भी रिजर्वेशंस होते हैं उनको कंप्यूटरीकृत कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है, कोई बुराई नहीं है। देखिए तर्क क्या दे रहा है इसके, नहीं, इससे खर्च का भार और अधिक बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात भाई, कंप्यूटर्स लाने पड़ेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स लाने पड़ेंगे, ठीक, लैपटॉप लाओगे तो जब भी खर्चा तो बढ़ेगा ही। तो क्या है, ये प्रबल है, सही है, लेकिन हाँ इससे गलती की संभावना खत्म हो जाती है। बिल्कुल गलत भाई, कंप्यूटर चलाएगा कौन? इंसान। कंप्यूटर तो एक मशीन है, मशीन चलाएगा कौन? इंसान। और गलती किससे होती है? इंसान से। तो क्या है, फटाफट गलत कर दो इसको, अर्थात दुर्बल है। अगला, क्या भारत में आयकर पूर्णतया समाप्त कर देना चाहिए? विचार है, क्या भारत में आयकर पूर्णतया समाप्त कर देना चाहिए? चलिए तर्क क्या दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि सरकार को नागरिकों की मेहनत की कमाई पर कर अर्थात टैक्स नहीं लगाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी तो गवर्नमेंट जो हमें अस्पताल देती है, रेल्स देती है, बस देती है, ये जो सुविधाएं देती है सार्वजनिक, ये कहाँ से देगी? अपनी जेब से देगी? अपनी जेब से तो देगी नहीं। हाँ देखिए रीज़न क्या है इसका, मैं यहाँ पे बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। सपोज दैट दो टाइप्स के लोग हैं, एक वो जिनके पास 90% लोग और 10% लोग, ठीक। 90% लोगों के पास देश का 10% खर्च रुपया है, ठीक, 10% के पास देश का 90% रुपया है। अगर ये 90% वाले लोग और 10% वाले लोग दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो जितना सपोज दैट गवर्नमेंट ने कहा भाई सभी लोग 9 लाख रुपया प्रति वर्ष टैक्स भरेंगे, प्रति माह भरेंगे, तो जो 90% वाले लोग हैं जिनके पास 10% देश की आमदनी है और जो 10% लोग जिनके पास 90% की आमदनी है, इन्हें वर्ष में 1 लाख रुपया भरने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कहेंगे हुजूर इससे अच्छा है, ये जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। सही है। तो इसीलिए हाँ, क्योंकि सरकार नागरिकों की मेहनत की कमाई पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है, लगाना चाहिए और वो लगाती हो। अपने अपने उसके सिस्टम्स हैं, कई चरणों में टैक्स मिलता है, लगता है टैक्स, लोगों की कमाई के आधार पर लगता है। समझ गए? इसलिए ये क्या है, नहीं लगाना चाहिए, ये दुर्बल है। क्योंकि नहीं, क्योंकि राजस्व का एक अच्छा स्रोत है, ये प्रबल है। बिल्कुल सही। नहीं, क्योंकि राजस्व का एक अच्छा स्रोत है, बिल्कुल सही। अगर राजस्व का एक अच्छा स्रोत है, टैक्स वसूली, कर वसूली, ठीक है। आगे समझ में। अगला, क्या समूचे भारत में पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क क्या? नहीं, पॉलीथीन की थैलियाँ सस्ती तथा सुविधाजनक हैं महोदय। पॉलीथीन ऑलरेडी बैंड हो चुकी है, हमारे प्रतिबंधित हो चुकी है। इसलिए क्या है, ये कथन क्या है, ये हमारे कथन का सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये दुर्बल है। हाँ, इससे पर्यावरण गंभीर खतरा पैदा हुआ। पर्यावरण, स्वास्थ्य, आईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, संविधान से संबंधित चीज़ें अगर आ गई, वो तर्क क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। तो क्या है, हाँ इससे पर्यावरण गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
क्लियर। अगला, क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगाना चाहिए? प्रतिनिधित्व प्रचार मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव एडवर्टाइजमेंट। जैसे समझिए पहले प्रतिनिधित्व प्रचार क्या होता है, क्या है प्रचार। जैसे सचिन तेंदुलकर बैट का प्रचार करते थे, हमारे टायर का प्रचार करते हैं। अमिताभ बच्चन हिमनंगे तेल, दुनिया भर के हेन तेन लालटेन जैसे प्रचार करते हैं, ठीक। वहीं पर धोनी कई सारे एडवर्टाइजमेंट लेकर आते हैं, विराट कोहली कई सारे एडवर्टाइजमेंट लेकर आते हैं। लेकिन ये क्या है, इनके पास भी प्रचारक जाते होंगे, ये कंपनियां जाती होंगी, राजश्री, कमला, रजनीगंधा, धूम्रपान टाइप के एनीथिंग, तरह बेतरह के हेन तेन लालटेन वाली कंपनियां पहुंचती हैं कि भाई हमारा क्यों जिस देखते हैं जिसका जितना ज़्यादा समाज में पकड़ है, जिसके लोग जिस प्रचारक को, जिस बंदे को लोग जिससे ज़्यादा लाइक करते हैं जिस क्षेत्र में, उसको लाते हैं। लेकिन क्या इनके पास नहीं गई होंगी, लेकिन उन्हें मना कर दे। क्यों? क्योंकि समाज में एक अच्छी छवि इनकी बनी हुई है, और समाज में अच्छी छवि बनी के चलते ये ऐसे गंदे गलत प्रचार एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते हैं। लेकिन अजय देवगन क्या है, कमला पसंद, रजनीगंधा जैसे प्रचार देते हैं। क्लियर। क्यों? क्योंकि वो उसकी कमाई होती है, कमाई होने के रीजन दूसरी, लेकिन कमाई के चलते आप समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार कर रोक लीजिए? हाँ, ये एक तरीका है व्यक्तियों को तंबाकू प्रयोग से रोकने के लिए। सही है, नहीं ये कंपनियां बिल्कुल सही है। ये तो क्या है, ये प्रबल है, ये भी एक तरीका है रोकने का, ठीक भाई। इनको जैसे सचिन है, सचिन प्रचार लेकर आ जाएं राजश्री का या रजनीगंधा का, तो लोग क्या इनको जो फॉलो करते वो करने के लगेंगे। जो लोग इनको फॉलो करते हैं, ये प्रचार ऐसे लेकर नहीं आते, इसलिए वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा, नहीं ये कंपनियां इन प्रचारों को तैयार करने में काफ़ी खर्च करती हैं, इसलिए इन पर रोक नहीं लगाना जाना चाहिए। बिल्कुल दुर्बल है, बिल्कुल दुर्बल है। आगे समझ में? एक दौर देखिए, फिर टॉपिक आज ऐसे समाप्त करते हैं। चलिए देखते हैं, क्या अदालत में न्यायाधीशों की छुट्टियाँ कम कर देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर मैं एक कथन दे दूँ कि बताइए, तो आप अपना आर्ग्यूमेंट्स दो, अपना तर्क दो, तो आप क्या करोगे? छुट्टियाँ कम कर देनी चाहिए नहीं? सही है, छुट्टियाँ कम कर देनी चाहिए। लेकिन तर्क क्या है? हाँ, इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और बहुत से लोगों को वांछित समय में न्याय मिल सकेगा। बिल्कुल सही बात। जैसे सैटरडे और संडे वीक में 2 ऑफ मिल्स हैं, 2 छुट्टियाँ हैं, सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, तो सैटरडे और संडे जगह सैटरडे बंद कर दिया जाए, तो ये एक दिन में एक न्यायालय से, सपोज दैट देश में 200 न्यायालय हैं, ठीक, सपोज दैट देश में 200 न्यायालय हैं और हर न्यायालय से 2 केसेस सॉल्व हो रहे हैं, और 200 न्यायालय तो एक दिन में कितने होंगे? 400 केसेस सॉल्व होंगे कि नहीं? तो 400 लोगों को वांछित रूप से न्याय मिल पाएगा। वहीं पर जब मंडे से रीओपन होगा न्यायालय कोर्ट, तो फिर क्या होगा? फिर से अगले 400 केसेस फिर से सॉल्व होंगे। तो इससे क्या होगा? एक दिन की छुट्टी बनकर 400 केसेस सॉल्व हो रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया में क्या तेजी आ रही है? ये क्या है? धुआंधार तरीके से प्रबल है। क्लियर। अगला, हाँ ये ब्रिटिश परंपरा, अरे भैया तुलना हो गई, गलत, दुर्बल। अगला, क्या बच्चों को टेलीविजन देखने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? पहली चीज तो पूर्ण रूप से कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। 100% सदैव गलत होता है, 100% सदैव सपोर्ट नहीं करता। चलिए ताकि देखते हैं, नहीं टेलीविजन बहुत सी शैक्षणिक सामान्य सूचनाएं देता है। सही है, बिल्कुल सही बात है। टेलीविजन जो है बहुत सी सारी, जैसे डिस्कवरी चैनल्स है, अगर डिस्कवरी चैनल्स नहीं होता तो तरह बेतरह के जीव जंतु के बारे में मुझे जानकारी नहीं होती। न्यूज़ जो देश दुनिया की खबर देती है मुझे जानकारी नहीं हो सकती थी। कई सारे एजुकेशन से रिलेटेड आपके चैनल्स आते हैं, चैनल्स चलते हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती। इसलिए अगर पूर्ण रूप से आप प्रतिबंधित कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इसलिए क्या है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इसका। देखिए तो क्या हो गया है, प्रबल हो गया। ठीक, हाँ बच्चों की शिक्षा में बाधा बन गया है, बाधा तो बना है, बना भी है, तो क्या हो जाएगा, ये दुर्बल हो जाएगा। क्लियर, ये दुर्बल हो जाएगा। अगला, क्यों बच्चों को न्यायिक रूप से जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए कि वे अपने माँ बाप की बुढ़ापे में देखभाल करें? न्यायिक रूप से जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। क्यों, तर्क देखते हैं। हाँ, इस तरह के मसले केवल कानूनी रूप से हल किए जा सकते हैं। ऐसा है, ऐसा तो नहीं है कि है, हाँ ऐसा तो नहीं है। हाँ, इस तरह केवल यही एक मात्र क्या है, दुर्बल है। अगला,
हाँ, केवल यही गरीब माँ बाप को थोड़ी राहत दे सकता है। देखिए, पहली चीज़ तो इसलिए गया क्योंकि केवल आ गया। दूसरी चीज़, क्या आपको लगता है भारत जैसे देश में, ये हमारे देश में नई प्रक्रिया चालू हो जाएगी? मैं आपको एक केस सुनाता हूँ, एक कहानी स्टोरी है। एक पीसीएस अधिकारी होता है, उसकी माँ बहुत जल्दी ख़त्म हो चुकी होती हैं। बड़ा होता है, यानी एक माँ एक पिता का रोल एक पिता संभालता है उसके लिए। एक माँ का भी जिम्मेदारी निभाता है, एक पिता का भी जिम्मेदारी निभाता है। जब वो 26-27 साल का होता है तो पीसीएस बन जाता है, पीसीएस ज्वाइन कर लेता है, अधिकारी बन गया। 2-3 साल के अंतराल में 27 से 28, 28 से 29 के बीच उसकी शादी हो जाती है। अब वो बंदे जो 2 थे 3 हो गए, अर्थात पहले वो जो लड़का अकेले था अब 2 हो गए। एक वो जो मोहतरमा आ गई हैं शादी के बाद। तो जब वो ऑफिस चला जाता है तो मोहतरमा को और उसके पिता के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, यानी उनका तुकताल बनता नहीं घर पे। तो इसलिए एक दिन टेबल पे बैठ के दोनों खाना खाते हैं, पिता पुत्र। तो कहते हैं कि बेटा मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दो, ओल्ड एज हाउस जो बने हैं यहाँ से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है, मुझे वहाँ छोड़ दो। तो बेटा भी भारी मन से कहता है चलिए ठीक है छोड़ देता हूँ। जाता है, छोड़ देता है। लेकिन जब सामान निकालता है तो देखता है कि सामान निकालने के जैसे वो खड़ा होता है कि वहाँ का जो मैनेजर है ओल्ड एज हाउस का वृद्धाश्रम का, वो दौड़ कर आता है और उन्हें गले लगाता है और उन्हें अंदर लेके जाता है। ये चीज़ देखते देखते उसके दिमाग में लगता है कि जो मैनेजर है पिताजी से पहले से भली बात परिचित है, या पिताजी इसको अच्छी तरह से जानते हैं। वो पिताजी को लेकर ऊपर रूम में चला जाता है शिफ्ट करने के लिए। ये सामान निकाल कर चले जाते हैं गाड़ी। जब रास्ते में देखते हैं तो एक बैग पिताजी का गाड़ी में छूट चुका होता है। वापस आते हैं बैग देने के लिए, तो देखते हो जो मैनेजर गले में मिला था पिताजी के, उससे पूछते हैं अंकल आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? तो वो कहते हैं कि बेटा ये जो तुम्हारे पिताजी हैं ये आज से 27-28 साल पहले यहाँ से एक बच्चे को ले गए थे अनाथ आश्रम से, इनकी कोई औलाद नहीं थी। तो वो जो लड़का था उसके दिमाग में अब चीज़ सेट हुई कि जिस शख्स ने 27-28 साल से ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं उनका पुत्र नहीं हूँ या वो मेरे पिता नहीं हैं, ऐसे कोई भी परिस्थिति घर में बनी ही नहीं और मैंने एक झटके में उन्हें घर से बाहर कर दिया, तो ऐसे लोग जो है ना इसी चीज़ के हकदार हैं। तो ऐसे जो स्वाभिमानी टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम में जाना पसंद करते हैं, वृद्धाश्रम चुन कर लेते हैं। तो ये जो बातें कही गई हैं, हाँ इस तरह के मसले केवल कानूनी रूप से हल किए जा सकते हैं, हाँ केवल गरीब माँ बाप को थोड़ी राहत दे सकता है, यही केवल यही वो भी तो इसलिए ये क्या है, दोनों की दोनों दुर्बल हैं। तो ये रहा न्याय कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था, बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएटिंग है, लेकिन मैंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही कम रूल्स के साथ मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको भली बात ये तरीके समझ में आएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ समझ में आए कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, किसी पर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कराएँ और शेयर भी करिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी मेरा सपोर्ट से करेंगे और आगामी परीक्षाओं में को रिलेटेड से संबंधित ये सारे लेक्चर्स हैं तो एक बार ज़रूर देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।